नमस्कार, आप देख रहे हो जीएसटीवी विशेष अंदर की बात। मैं हूं कृष्णा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर रार दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि अगर करप्शन के मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो वह गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर क्या बड़ा आरोप लगाया, देखते हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर रार दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि अगर करप्शन के मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वह गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं की है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले की सीबीआई जांच नहीं हो सकी और न ही ललित मोदी कांड पर कोई एक्शन हुआ। इससे जनता के बीच एक अच्छा संदेश नहीं पहुंचा, क्योंकि चुनाव को मात्र 6 महीने बचे हैं और हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे विरोधी इस भ्रम को फैला रहे हैं कि हमारी मिली भगत तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बाड़मेर के बलोतर में विवाहिता से दुष्कर्म, उसे जिंदा जलाने की घटना को राज्य के लिए शर्मनाक वाकया करार दिया। कैसे अब दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है, देखते हैं अंदर की बात में। बाड़मेर रेप केस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट, कहा अब राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं। बीजेपी ने बालोतरा में प्रदर्शन किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बाड़मेर के बालोतरा में विवाहित से दुष्कर्म व उसे जिंदा जलाने की घटना को राज्य के लिए शर्मनाक वाकया करार दिया। साथ कहा कि अब राजस्थान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इधर बालोतरा में भाजपा ने उपखंड कार्यालय बालोतरा के आगे नारेबाजी करते हुए जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सर्व समाज के बैनर तले तहसीलदार मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा व दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। वहीं दुष्कर्म के बाद विवाहिता को थिनर डालकर जलाने के बाद उसकी जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद से ही मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा देने की बीजेपी ने मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने हाल ही में अडानी मुद्दे पर हिडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस की जेपीसी मांग को लेकर जो कहा है वो विपक्षी एकता के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में विपक्ष की एकजुटता के दावे को एक इंटरव्यू ने करीब करीब चकनाचूर कर दिया है। अडानी मुद्दे पर शरद पवार ने बात की तो कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर दलों की एकजुटता के दावे एक झटके में चूर चूर हो गए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान के बाद विपक्षी खेमे में दरार तब सबसे ज्यादा गहरी हो गई जब कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने ये ट्वीट किया। लांबा ने लिखा, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। शरद पवार शनिवार यानी कि 8 अप्रैल को मीडिया से बातचीत में बोले, मैंने यही कहा कि जेपीसी की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेपीसी की कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती। जब जेपीसी बनेगी उसमें बीजेपी का बहुमत रहेगा और अन्य दलों को अधिकतम या 2 सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और ऐसे में वही निष्कर्ष निकाला जाएगा जो सत्ता पक्ष को चाहिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। शरद पवार पर जुबानी हमला करने के बाद अब अलका लांबा बैकफुट पर आती नजर आ रही है। बीजेपी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वह उनका निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस का बयान पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया जाता है। क्या मामला है, देखिए रिपोर्ट में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सियासी हमला करने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। भाजपा ने उनसे पूछा था कि क्या यह कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक बयान है। इस पर अब अलका लांबा की सफाई आई है। अलका लांबा ने कहा है कि यह उनका निजी विचार है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब शरद पवार से अडानी विवाद में जेपीसी जांच को लेकर सवाल किया गया था तो अडानी ने जवाब में बताया था कि आखिर वह जेपीसी क्यों नहीं चाहते हैं।
एनसीपी चीफ ने कहा था कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसीलिए सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, इसलिए वो जेपीसी नहीं चाहते हैं। अलका ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने शरद पवार को लेकर जो भी टिप्पणी की वह उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान उनकी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया जाता है। अलका ने लिखा कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल पर स्वतंत्र विचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गुलाम नबी आजाद राजीव गांधी, सीताराम केसरी और सोनिया गांधी के कार्यकाल में संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन उन्हें जिस राज्यों की कमान मिली वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। दूसरी ओर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी ने कहा, कांग्रेस पर अब शाब्दिक हमला किया। देखिए आजाद के रिपोर्ट कार्ड की अंदर की बात। कांग्रेस छोड़ने के 8 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आजाद फिर चर्चा में हैं। वजह है उनकी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा आजाद। गुलाम नबी ने आत्मकथा के विमोचन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, जो मीडिया की सुर्खियां भी बनी। पुस्तक विमोचन के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और कांग्रेस को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। आजाद ने कांग्रेस के भीतर अपने किए कामों का भी खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के लिए मैं 1978 में जेल गया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी है। वहां लोकतांत्रिक तरीके से फैसला अब नहीं होता है। कांग्रेस में फैसला लेने में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई रोल नहीं है। आजाद के बयान पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी ने इसे अदानी मुद्दे से भटकाने की साजिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी बार सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी ने पहले से भी बड़ा टारगेट सेट किया है। हालांकि बीजेपी पहले के मुकाबले कई राज्यों में सहयोगियों के साथ छोड़ने से कमजोर हुई है। इसके बाद भी बीजेपी ने इस बार कितनी सीट का टारगेट सेट किया है, देखते हैं। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी बार सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी ने पहले से भी बड़ा टारगेट सेट किया है। हालांकि बीजेपी पहले के मुकाबले कई राज्यों में सहयोगियों के साथ छोड़ने से कमजोर हुई है। इसके बाद भी बीजेपी ने इस बार 400 का टारगेट सेट किया है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र में अपने सहयोगी शिवसेना को दो फाड़कर उद्धव गुट को अपने खिलाफ कर दिया है। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत से हिमाचल प्रदेश में भी समीकरण बीजेपी के फेवर में नहीं है। पंजाब में अकाली दल भी बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी 160 सीटों पर जीत में कठिनाई महसूस कर रही है। गौरतलब है कि बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के इरादे से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। 2024 के यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब नई राजनीति लेकर मैदान में उतरी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने क्या चुनावी रणनीति तैयार की, कैसे मुस्लिम वोट बैंक पे कब्जा करेगी भाजपा, देखिए अंदर की बात खास रिपोर्ट में। 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा सूफी संवाद अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संदेश देने के लिए कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कव्वाली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यूपी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य भर में सूफी दरगाहों और उनके खादिमों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। इन दरगाहों के माध्यम से सूफी संवाद अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी सूफी संवाद अभियान के तहत मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जुड़ने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा भाजपा नेता दरगाहों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। एक सूफी संवाद कार्यकर्ता कव्वाली के कार्यक्रम के आयोजन में मदद करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा कभी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस सहित पार्टियों द्वारा मुस्लिम मौलवियों के इस्तेमाल की मुखर आलोचना थी। अब बीजेपी खुद उस रास्ते पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। टक्का चुनाव से पहले राजनीतिक पक्षों में खलबली मची हुई है।
बात करें कांग्रेस की तो विधानसभा चुनाव से पहले ही डीके शिव कुमार को पद से हटाया होने की चर्चाएं खूब चली। फिर समाचारों की सुर्खियों में भी विवाद हुआ। बाद में पता चला कि कांग्रेस के प्रमुख पद को लेकर कुछ अलग ही नजरिया सामने आया। क्या है शिव कुमार के नाम का विवाद? कैसे कांग्रेस शिव कुमार को दे सकती है बड़ा स्थान? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने डीके की जगह नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खबर खूब चली। डीके शिव कुमार को हटाए जाने की बात चल रही थी। उनकी जगह बीएन चंद्रप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अफवाह से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। टीवी चैनलों ने इस खबर को हवा दी, लेकिन बाद में पता चला कि चंद्रप्पन आर ध्रुव नारायण को कर्मचारी अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले महीने ध्रुव नारायण के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस में कुल 5 कार्यकारी अध्यक्ष है और रिक्तियां भर गई है, लेकिन शिव कुमार अपनी जगह डटे हुए हैं। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस में जो उत्साह भरा है, उसे देखते हुए उन्हें हटाने का सवाल नहीं उठता। यहाँ तक कि टिकट बंटवारे में भी शिव कुमार का पलड़ा भारी है और चूंकि राहुल गांधी शिव कुमार पर भरोसा करते हैं, इसलिए शिव कुमार को कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटका को अगर छोड़ दे तो दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी अपनी जमीन तलाश में जुटी हुई है। वो चाहे तेलंगाना, तमिलनाडु हो या फिर केरल। इतने 3 ही राज्यों में राज्य में केंद्र की सत्ता में मौजूद बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पहले तेलंगाना, फिर तमिलनाडु का दौरा करने के बाद पीएम मोदी कर्नाटका में है। तेलंगाना में तो के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी का बॉयकॉट ही कर दिया और उनसे दूरी बनाए रखी, तो वहीं तमिलनाडु में इसके उलट तस्वीर देखने को मिली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले। चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए स्टालिन का हाथ पकड़े नजर आए। इसके मायने उस वक्त बढ़ जाते हैं जब दोनों पार्टियों के बीच तनातनी चल रही हो। दरअसल राजनीतिक हवाओं का रुख पुराने फॉर्मूला पर चलता दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी 2 प्रमुख पार्टियां एआईडीएमके और डीएमके दोनों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के लिए दोनों ही पार्टियों से गठबंधन करने के लिए परहेज भी नहीं करेंगे। बात अगर राज्य की सत्ता में मौजूद डीएमके की करे तो उसकी नाराजगी उस तरह से नहीं दिखी जिस तरह से तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस ने दिखाई। पीएम मोदी और एमके स्टालिन जिस तरह से एक दूसरे से मिले, उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एमके स्टालिन को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी एकता की पिंके बढ़ाते हुए देखा गया है। वहीं पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से कुछ दिन पहले ही सीएम स्टालिन ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य में कावेरी डेल्टा इलाके में चिन्हित किए गए 3 कोयला खंडों को राष्ट्रीय नीलामी की सूची से हटा दिया जाए। इसके जवाब में केंद्र ने तुरंत कदम उठाते हुए सूची से तीनों इलाकों को हटा भी दिया। इसके अलावा एमके स्टालिन ने भी कहा कि देश के रूप में भारत तभी समृद्ध हो पाएगा जब राज्यों के विकास के लिए केंद्र से पैसा मिलेगा। तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु के लिए 5000 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साल 1999 में डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में डीएमके को शामिल करने में उस समय प्रमोद महाजन ने अहम भूमिका निभाई थी। वे गठबंधन साल 2004 तक चला था। दरअसल डीएमके की ओर से मुरसोली मारन और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबियों में से एक थे और उन्होंने ही इस गठबंधन की जमीन तैयार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री पहली बार अयोध्या आए। अयोध्या यात्रा से एकनाथ शिंदे को क्या हासिल होने वाला है, देखते हैं अंदर की बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री पहली बार अयोध्या आए हैं। चुनाव आयोग के नतीजे आने के बाद शिंदे को धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिला है। इसके लिए भी यात्रा को धनुष बाण यात्रा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने उद्धव ठाकरे से अलग होने की वजह को लेकर बार बार कहा है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर हिंदुत्व को छोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे अक्सर यह भी कहते हैं कि वे बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के उन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि अयोध्या दौरे के जरिए हिंदुत्व नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का वो प्रयास करेंगे।
ठाकरे जिस तरह से लगातार शिंदे पर विश्वासघात के आरोप लगा रहे हैं, उससे आगामी चुनाव में शिंदे के खिलाफ भावात्मक माहौल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटका के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने पहुंचे पीएम के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने खूब सवाल उठाए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जहां जंगल सफारी का आज पीएम मोदी आनंद ले रहे हैं, वो परियोजना 1973 में कांग्रेस सरकार के दौरान ही लागू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद लिया और कैमरे से कई तस्वीर भी क्लिक की। इसके अलावा पीएम मोदी कुछ हाथियों को अपने हाथों से गन्ना खिलाते दिखे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और इसका क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया। कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भी पीएम मोदी पर हमला बोला गया। ट्वीट में लिखा गया, कांग्रेस ने 17 साल में क्या किया है। यह कांग्रेस सरकार थी जिसने 1973 में बांदीपुर बाघ संरक्षण परियोजना लागू की थी, जहां आप आज सफारी का आनंद ले रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा, पीएम मोदी से खास अपील है कि बांदीपुर को अडानी को मत बेचिए। अब इस पर सियासत रंग लाती सामने आ रही है। गौरतलब है कि आज पीएम मोदी ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी कैंप का दौरा भी किया। यह वही हाथी कैंप है जिसमें ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स वाला लघु भी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। इसने पीएम मोदी के बांदीपुर टाइगर रिजर्व जाने को तमाशा कहा है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर का क्रेडिट ले रहे हैं। क्या कांग्रेस ने बीजेपी पे शाब्दिक हमला किया? देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में चामराजनगर स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे पर थे। पीएम मोदी यहां टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशान साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री भले ही सुर्खियां बटोर ले, लेकिन हकीकत इससे उलट है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वह खूब तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वह भले ही सुर्खियां बटोर ले, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। रविवार सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व जाने के पहले पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह एडवेंचर गॉलेट, स्लीवलेस जैकेट लिए, ब्लैक हैट, खाकी पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट और काले रंग की जूते पहने हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अभी डिग्री को लेकर घमासान चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है डिग्री दिखाओ अभियान। आखिर क्या है ये अभियान और क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। आपने अब डिग्री दिखाओ अभियान लॉन्च किया है, जिसमें आतिशी ने मीडिया के सामने दिखाई अपनी डिग्री और कहा कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सभी नेता डिग्री दिखाएंगे। हम बीजेपी से भी अपील करते हैं कि वो भी अपनी डिग्री दिखाए। आतिशी ने कहा कि मैंने डीयू से बीए किया है, ऑक्सफोर्ड से 2 मास्टर डिग्री की है, सब ओरिजिनल है। मैं आज सब नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि सब लोग अपनी डिग्री दिखाए, विशेष रूप से बीजेपी नेता भी अपनी डिग्री दिखाए। गौरतलब है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री है और आतिशी ने अपनी डिग्री दिखाकर यह अभियान लॉन्च किया, जिससे आगे के दिनों में आपके अभियान की वजह से मामला और तूल पकड़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने आप संयोजक पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेकर भी अशिक्षित रह जाते हैं। डिग्री विवाद में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए। एलजी ने केजरीवाल की ओर से पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर दिए बयानों पर प्रतिक्रिया में यह बात कही। यमुना सफाई के लिए महत्वपूर्ण नजफगढ़ नाले की सफाई का जायजा लेने पहुंचे एलजी ने जब मीडिया से उन्हें सवाल किया तो उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसा था। गौरतलब है कि केजरीवाल आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और आईआरएस अधिकारी रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।
वहां पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक किए जाने की मांग काफी समय से करते रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने केजरीवाल को इस मुद्दे पर झटका देते हुए 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार सरकार में मंत्री तेजपाल प्रताप साथ अभद्रता का मामला सामने आया। आरोप है कि होटल प्रबंधन ने उनके सुरक्षा कर्मियों का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। क्या था पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान वाराणसी के एक होटल से बाहर फेंके जाने के मामले पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। राजद का आरोप है कि लालू यादव के परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसके तहत मोदी के निर्वाचित क्षेत्र में तेज प्रताप को रात 1 बजे बिना बताए उनके कमरे से बाहर ले जाया गया और उनका सामान होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दिया गया। तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ उसी घाट गए थे और लौटते समय सामान गिर गया। इस मामले में तेज प्रताप की निजी सहायक मिसाल सिन्हा ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। होटल प्रबंधन के मुताबिक तेज प्रताप को दोपहर 12 बजे कमरा खाली करना था, लेकिन उन्होंने कमरा खाली नहीं किया। तेज प्रताप का सामान दूसरे कमरे में रखा जा रहा था, लेकिन उनका स्टाफ जा चुका था। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के उनका कमरा खोलकर उनकी सुरक्षा को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक युवक ने दलित महिला को रेप के बाद जिंदा जला दिया। पीड़ित महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद महिला के परिवारजनों का गुस्सा गहलोत सरकार पर फूट पड़ा। वहीं घटना को लेकर प्रदेश में राजनीतिक उबाल आ गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सरकार की नाकामी बताया है। राजस्थान के बाड़मेर में दलित महिला से रेप और एसिड डालकर जलाने के मामले में राजनीतिक भूचाल आ गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 6 अप्रैल को बालोतरा कस्बे की एक 45 वर्षीय दलित महिला के साथ उसके पड़ोसी ने कथित रूप से रेप किया। इसके बाद थिनर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे गहलोत सरकार की नाकामी बताई है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखकर तय वक्त में जांच पूरी करने को कहा है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शरद पवार पर जुबानी हमला करने के बाद अब अलका लांबा बैकफुट पर आती नजर आ रही है। बीजेपी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वह उनका निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस का बयान पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया जाता है। क्या मामला है, देखिए रिपोर्ट में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सियासी हमला करने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। भाजपा ने उनसे पूछा था कि क्या यह कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक बयान है। इस पर अब अलका लांबा की सफाई आई है। अलका लांबा ने कहा है कि यह उनका निजी विचार है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब शरद पवार से अदानी विवाद में जेपीसी जांच को लेकर सवाल किया गया था, तो अदानी ने जवाब में बताया था कि आखिर वह जेपीसी क्यों नहीं चाहते हैं। एनसीपी चीफ ने कहा था कि जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसीलिए सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, इसलिए वह जेपीसी नहीं चाहते हैं। अलका ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने शरद पवार को लेकर जो भी टिप्पणी की वह उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान उनकी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया जाता है। अलका ने लिखा कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल पर स्वतंत्र विचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुलाम नबी आजाद, राजीव गांधी, सीताराम केसरी और सोनिया गांधी के कार्यकाल में संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन उन्हें जिस राज्यों की कमान मिली वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। दूसरी ओर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी ने कहा, कांग्रेस पर अब शाब्दिक हमला किया। देखिए आजाद के रिपोर्ट कार्ड की अंदर की बात। कांग्रेस छोड़ने के 8 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी रहे गुलाम नबी आजाद फिर चर्चा में हैं। वजह है उनकी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा आजाद। गुलाम नबी ने आत्मकथा के विमोचन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, जो मीडिया की सुर्खियां भी बनी। पुस्तक विमोचन के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और कांग्रेस को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं।
एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। आजाद ने कांग्रेस के भीतर अपने किए कामों का भी खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के लिए मैं 1978 में जेल गया था। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैंने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी है। वहां लोकतांत्रिक तरीके से फैसला अब नहीं होता है। कांग्रेस में फैसला लेने में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई रोल नहीं है। आजाद के बयान पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी ने इसे अदानी मुद्दे से भटकाने की साजिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी बार सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी ने पहले से भी बड़ा टारगेट सेट किया है। हालांकि बीजेपी पहले के मुकाबले कई राज्यों में सहयोगियों के साथ छोड़ने से कमजोर हुई है। इसके बाद भी बीजेपी ने इस बार कितनी सीट का टारगेट सेट किया है, देखते हैं। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी बार सत्ता का ख्वाब देख रही बीजेपी ने पहले से भी बड़ा टारगेट सेट किया है। हालांकि बीजेपी पहले के मुकाबले कई राज्यों में सहयोगियों के साथ छोड़ने से कमजोर हुई है। इसके बाद भी बीजेपी ने इस बार 400 का टारगेट सेट किया है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र में अपने सहयोगी शिवसेना को दो फाड़कर उद्धव गुट को अपने खिलाफ कर दिया है। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत से हिमाचल प्रदेश में भी समीकरण बीजेपी के फेवर में नहीं है। पंजाब में अकाली दल भी बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी 160 सीटों पर जीत में कठिनाई महसूस कर रही है। गौरतलब है कि बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के इरादे से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2024 के यूपी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब नई राजनीति लेकर मैदान में उतरी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने क्या चुनावी रणनीति तैयार की, कैसे मुस्लिम वोट बैंक पे कब्जा करेगी भाजपा, देखिए अंदर की बात खास रिपोर्ट में। 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा सूफी संवाद अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संदेश देने के लिए कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कव्वाली के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यूपी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने राज्य भर में सूफी दरगाहों और उनके खादिमों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। इन दरगाहों के माध्यम से सूफी संवाद अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी सूफी संवाद अभियान के तहत मुस्लिम बुद्धिजीवियों से जुड़ने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा भाजपा नेता दरगाहों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। एक सूफी संवाद कार्यकर्ता कव्वाली के कार्यक्रम के आयोजन में मदद करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा कभी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस सहित पार्टियों द्वारा मुस्लिम मौलवियों के इस्तेमाल की मुखर आलोचना थी। अब बीजेपी खुद उस रास्ते पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक चुनाव से पहले राजनीतिक पक्षों में खलबली मची हुई है। बात करें कांग्रेस की तो विधानसभा चुनाव से पहले ही DK शिव कुमार को पद से हटाया होने की चर्चाएं खूब चली। फिर समाचारों की सुर्खियों में भी विवाद हुआ। बाद में पता चला कि कांग्रेस के प्रमुख पद को लेकर कुछ अलग ही नजरिया सामने आया। क्या है शिव कुमार के नाम का विवाद, कैसे कांग्रेस शिव कुमार को दे सकती है बड़ा स्थान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने DK की जगह नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की खबर खूब चली। DK शिव कुमार को हटाए जाने की बात चल रही थी। उनकी जगह BN चंद्रप्पा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अफवाह से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। टीवी चैनलों ने इस खबर को हवा दी, लेकिन बाद में पता चला कि चंद्रप्पन R ध्रुव नारायण को कर्मचारी अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले महीने ध्रुव नारायण के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस में कुल 5 कार्यकारी अध्यक्ष है और रिक्तियां भर गई है, लेकिन शिव कुमार अपनी जगह डटे हुए हैं। कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि शिव कुमार ने कर्नाटक कांग्रेस में जो उत्साह भरा है उसे देखते हुए उन्हें हटाने का सवाल नहीं उठता। यहाँ तक कि टिकट बंटवारे में भी शिव कुमार का पलड़ा भारी है और चूंकि राहुल गांधी शिव कुमार पर भरोसा करते हैं, इसलिए शिव कुमार को कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
कर्नाटका को अगर छोड़ दे तो दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी अपनी जमीन तलाश में जुटी हुई है। वो चाहे तेलंगाना, तमिलनाडु हो या फिर केरल। इतने 3 ही राज्यों में राज्य में केंद्र की सत्ता में मौजूद बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पहले तेलंगाना फिर तमिलनाडु का दौरा करने के बाद पीएम मोदी कर्नाटका में है। तेलंगाना में तो के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी का बॉयकॉट ही कर दिया और उनसे दूरी बनाए रखी, तो वहीं तमिलनाडु में इसके उलट तस्वीर देखने को मिली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले। चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए स्टालिन का हाथ पकड़े नजर आए। इसके मायने उस वक्त बढ़ जाते हैं जब दोनों पार्टियों के बीच तनातनी चल रही हो। दरअसल राजनीतिक हवाओं का रुख पुराने फॉर्मूला पर चलता दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी 2 प्रमुख पार्टियां एआईडीएमके और डीएमके दोनों के साथ गठबंधन में रह चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने के लिए दोनों ही पार्टियों से गठबंधन करने के लिए परहेज भी नहीं करेंगे। बात अगर राज्य की सत्ता में मौजूद डीएमके की करे तो उसकी नाराजगी उस तरह से नहीं दिखी जिस तरह से तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस ने दिखाई। पीएम मोदी और एमके स्टालिन जिस तरह से एक दूसरे से मिले उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एमके स्टालिन को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी एकता की पिंके बढ़ाते हुए देखा गया है। वहीं पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से कुछ दिन पहले ही सीएम स्टालिन ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य में कावेरी डेल्टा इलाके में चिन्हित किए गए 3 कोयला खंडों को राष्ट्रीय नीलामी की सूची से हटा दिया जाए। इसके जवाब में केंद्र ने तुरंत कदम उठाते हुए सूची से तीनों इलाकों को हटा भी दिया। इसके अलावा एमके स्टालिन ने भी कहा कि देश के रूप में भारत तभी समृद्ध हो पाएगा जब राज्यों के विकास के लिए केंद्र से पैसा मिलेगा। तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु के लिए 5,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साल 1999 में डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में डीएमके को शामिल करने में उस समय प्रमोद महाजन ने अहम भूमिका निभाई थी। वे गठबंधन साल 2004 तक चला था। दरअसल डीएमके की ओर से मुरसोली मारन और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबियों में से एक थे और उन्होंने ही इस गठबंधन की जमीन तैयार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री पहली बार अयोध्या आए। अयोध्या यात्रा से एकनाथ शिंदे को क्या हासिल होने वाला है, देखते हैं अंदर की बात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के दौरे पर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री पहली बार अयोध्या आए हैं। चुनाव आयोग के नतीजे आने के बाद शिंदे को धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिला है। इसके लिए भी यात्रा को धनुष बाण यात्रा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने उद्धव ठाकरे से अलग होने की वजह को लेकर बार बार कहा है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर हिंदुत्व को छोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे अक्सर यह भी कहते हैं कि वे बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के उन विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि अयोध्या दौरे के जरिए हिंदुत्व नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का वो प्रयास करेंगे। ठाकरे जिस तरह से लगातार शिंदे पर विश्वासघात के आरोप लगा रहे हैं उससे आगामी चुनाव में शिंदे के खिलाफ भावात्मक माहौल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आगे भी करेंगे अंदर की बात, रुकते हैं ब्रेक के लिए।
प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटका के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने पहुंचे। पीएम के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने खूब सवाल उठाए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जहां जंगल सफारी का आज पीएम मोदी आनंद ले रहे हैं, वो परियोजना 1973 में कांग्रेस सरकार के दौरान ही लागू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी का आनंद लिया और कैमरे से कई तस्वीर भी क्लिक की। इसके अलावा पीएम मोदी कुछ हाथियों को अपने हाथों से गन्ना खिलाते दिखे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और इसका क्रेडिट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया। कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भी पीएम मोदी पर हमला बोला गया। ट्वीट में लिखा गया, कांग्रेस ने 17 साल में क्या किया है। यह कांग्रेस सरकार थी जिसने 1973 में बांदीपुर बाघ संरक्षण परियोजना लागू की थी, जहां आप आज सफारी का आनंद ले रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा, पीएम मोदी से खास अपील है कि बांदीपुर को अडानी को मत बेचिए। अब इस पर सियासत रंग लाती सामने आ रही है। गौरतलब है कि आज पीएम मोदी ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी कैंप का दौरा भी किया। यह वही हाथी कैंप है जिसमें ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स वाला लघु भी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बांदीपुर टाइगर रिजर्व जाने को तमाशा कहा है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर का क्रेडिट ले रहे हैं। क्या कांग्रेस ने बीजेपी पे शाब्दिक हमला किया? देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में चामराजनगर स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे पर थे। पीएम मोदी यहां टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशान साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री भले ही सुर्खियां बटोर ले, लेकिन हकीकत इससे उलट है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वह खूब तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वह भले ही सुर्खियां बटोर ले, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। रविवार सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व जाने के पहले पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वह एडवेंचर गॉलेट, स्लीवलेस जैकेट लिए, ब्लैक हैट, खाकी पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट और काले रंग के जूते पहने हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। अभी डिग्री को लेकर घमासान चल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है डिग्री दिखाओ अभियान। आखिर क्या है ये अभियान और क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। आपने अब डिग्री दिखाओ अभियान लॉन्च किया है, जिसमें आतिशी ने मीडिया के सामने दिखाई अपनी डिग्री और कहा कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सभी नेता डिग्री दिखाएंगे। हम बीजेपी से भी अपील करते हैं कि वो भी अपनी डिग्री दिखाए। आतिशी ने कहा कि मैंने डीयू से बीए किया है, ऑक्सफोर्ड से 2 मास्टर डिग्री की है, सब ओरिजिनल है। मैं आज सब नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग अपनी डिग्री दिखाए, विशेष रूप से बीजेपी नेता भी अपनी डिग्री दिखाए। गौरतलब है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री है और आतिशी ने अपनी डिग्री दिखाकर यह अभियान लॉन्च किया, जिससे आगे के दिनों में आपके अभियान की वजह से मामला और तूल पकड़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने आप संयोजक पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेकर भी अशिक्षित रह जाते हैं। डिग्री विवाद में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए। एलजी ने केजरीवाल की ओर से पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर दिए बयानों पर प्रतिक्रिया में यह बात कही। यमुना सफाई के लिए महत्वपूर्ण नजफगढ़ नाले की सफाई का जायजा लेने पहुंचे एलजी ने जब मीडिया से उन्हें सवाल किया तो उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसा था। गौरतलब है कि केजरीवाल आईआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और आईआरएस अधिकारी रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। वहां पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक किए जाने की मांग काफी समय से करते रहे हैं।
हाल ही में कोर्ट ने केजरीवाल को इस मुद्दे पर झटका देते हुए 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार सरकार में मंत्री तेजपाल प्रताप साथ अभद्रता का मामला सामने आया। आरोप है कि होटल प्रबंधन ने उनके सुरक्षा कर्मियों का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। क्या था पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का सामान वाराणसी के एक होटल से बाहर फेंके जाने के मामले पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। राजद का आरोप है कि लालू यादव के परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसके तहत मोदी के निर्वाचित क्षेत्र में तेज प्रताप को रात 1 बजे बिना बताए उनके कमरे से बाहर ले जाया गया और उनका सामान होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दिया गया। तेज प्रताप अपने दोस्तों के साथ उसी घाट गए थे और लौटते समय सामान गिर गया। इस मामले में तेज प्रताप की निजी सहायक मिसाल सिन्हा ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। होटल प्रबंधन के मुताबिक तेज प्रताप को दोपहर 12 बजे कमरा खाली करना था, लेकिन उन्होंने कमरा खाली नहीं किया। तेज प्रताप का सामान दूसरे कमरे में रखा जा रहा था, लेकिन उनका स्टाफ जा चुका था। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के उनका कमरा खोलकर उनकी सुरक्षा को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान में एक युवक ने दलित महिला को रेप के बाद जिंदा जला दिया। पीड़ित महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद महिला के परिवारजनों का गुस्सा गहलोत सरकार पर फूट पड़ा। वहीं घटना को लेकर प्रदेश में राजनीतिक उबाल आ गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सरकार की नाकामी बताया है। राजस्थान के बाड़मेर में दलित महिला से रेप और एसिड डालकर जलाने के मामले में राजनीतिक भूचाल आ गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 6 अप्रैल को बालोतरा कस्बे की एक 45 वर्षीय दलित महिला के साथ उसके पड़ोसी ने कथित रूप से रेप किया। इसके बाद थिनर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे गहलोत सरकार की नाकामी बताई है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखकर तय वक्त में जांच पूरी करने को कहा है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय यूक्रेन हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में उसने हमले कम कर दिए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन की 59वीं मोर्टार ब्रिगेड जहां पहले एक दिन में 20 से 30 शेल दागती थी, वहीं अब 1-2 या फिर बिना दागे ही काम चलाया जा रहा है। वहीं यूक्रेन के सैन्य अधिकारी के मुताबिक एक दिन में 7,700 शेल दागे जाते हैं, यानी हर 6 सेकंड में एक फायर होता है। रूसी की बात करें तो वह भी अपने हथियारों को सुरक्षित रखना चाहता है और गोला बारूद का कम इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद वह यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा फायरिंग करता है। यूक्रेन का कहना है कि हथियारों की कमी की वजह से युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेनियन यूनियन ने कहा कि अगले साल तक यूक्रेन को 10 लाख आर्टिलरी शेल दी जाएगी। नाटो ने कहा कि यूक्रेन की मदद करने के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद देना आसान काम नहीं है। यूक्रेन के सैन्य सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन को बाखमुत के जिस रास्ते से हथियारों की सप्लाई मिलती थी, वहां रूस से कब्जा कर रहा है और इससे सप्लाई बाधित हो गई है। यूक्रेन की सेना ने भी यहां कहा था कि शहर पर उनकी पकड़ तो बनी हुई है, लेकिन चुनौतियां बढ़ गई है। बता दें कि यूक्रेन अक्सर पश्चिमी देशों से हथियार मांगता रहा है। अमेरिका जैसे देश उसे एडवांस हथियार दे भी रहे हैं। वहीं रिपोर्ट ये भी है कि यूक्रेन ने म्यूजियम में रखे अपने हथियारों को भी युद्ध में उतार दिया था। यूक्रेन की सेना ने सोवियत समय की 240 मिलीमीटर मोर्टार गन को भी युद्ध में उतार दिया। इसके अलावा भी पुरानी तकनीक से बने हथियारों का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।